वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ा था, सोशलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2, द रशियन रिवॉल्यूशन। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि कैसे रशिया में चेंजेस आए। In one of the least industrialized of European states, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution in 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the events of October are normally called the Russian Revolution. So इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, मतलब अगर रशिया को देखें तो ये बहुत ही लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था। लोग ज़्यादातर फार्मिंग में ही डिपेंड करते थे। सो यहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज हुआ? चेंज होने का रीज़न ये था कि सोशलिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को ले लिया था बाय अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917, एंड मोनार्की यहाँ से हट गई थी फरवरी 1917 में। सो जो इवेंट्स ऑफ अक्टूबर है उसको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। हाउ दिस कम अबाउट? व्हाट आर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड? टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। सो कैसा सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन था रशिया में रिवॉल्यूशन के पहले? क्योंकि रिवॉल्यूशन तो 1917 में आया, पर उसके पहले कैसा कंडीशन था वो हम लोग एक बार देख लेते। सो द रशियन एम्पायर इन 1914, हम लोग 1914 से शुरुआत करते हैं। इन 1914 जार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। आप देख सकते हैं, एक मार्क का क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ये फोटो किसकी है। ये फोटो है जार निकोलस टू की, जो रशिया को रूल करता था। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, and Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist. So, इसमें यह बताया है, नाम मुझे नहीं लगता है लर्न करने की ज़रूरत है, पर जो कीवर्ड्स हैं वो फर्स्ट थिंग कि ये ज़ार निकोलस टू रूल करता था। सेकेंड थिंग, इसमें से कुछ नाम आप याद कर सकते हो। और एक चीज़ जो जानने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे, मेजॉरिटी रिलीजन, एंड साथ साथ में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट लोग रहते थे। सो अभी इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturalists. यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब फार्मिंग पे बिलीव रखते थे। About 85% of the Russian Empire population owned their living from agriculture. अब 85%, ये जो फिगर है वो याद करना ज़रूरी है। ये आपके आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। जब आप बोर्ड, मतलब अभी से तो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना ही होगा, तो जब आप बोर्ड में ये सब फैक्ट्स और फिगर के साथ लिखते हो तो आपका आंसर और स्ट्रॉन्ग एग्जामिनर को दिखता है। So about 85% of the Russian Empire population earn their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. बाकी सब में एक्चुअली क्या था, इंडस्ट्रीज आने लग गई थी तो लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट होने लग गए थे, बट यहाँ पे 19th सेंचुरी तक लोग एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे। This proportion, for instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. अगर दूसरे यूरोपियन नेशन में, दो नेशन फ्रांस और जर्मनी को देखें, सो फ्रांस में 40% था, 40% लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व थे, एंड जर्मनी में 50% लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व थे। In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. So, रशिया एक एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन था। रशिया दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता था ग्रेन।
इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई रशिया में? इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री मिलते थे. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. So, अगर prominent मतलब important industrial area देखेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही थे. Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 1900s, in some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. So, आप लोग देखेंगे कि पहले क्या था कि क्राफ्ट्समैन लोग प्रोडक्शन करते थे, बाद में उन्हीं के साइड फैक्ट्री सेटअप होने लग गई थी, एंड धीरे धीरे रेलवे के बढ़ने के बाद फैक्ट्रीज भी बढ़ गई थी, जिसके कारण कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट भी क्वाड्रुपल हो गया था. दैट मीन्स 4 times. मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. गवर्नमेंट का एक ही काम था कि वो सुपरवाइज करती थी और देखती थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने लेबर को मिनिमम वेज दे रहे हैं कि नहीं, और उनसे लिमिटेड आवर ही काम करा रहे हैं. एक्सप्लॉयटेशन से रोकती थी. But factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft unit and small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared to 10 to 12 hours in factories. Accommodation varied from room to dormitories. So, अब factory inspectors जो थे वो मतलब इवन तो वो एग्जिस्ट करते थे बट रूल तो तोड़े जाते थे. दैट मीन्स करप्शन वहाँ पे भी होगा. सो कैसा था कि जो क्राफ्ट यूनिट्स थे और स्मॉल वर्कशॉप थे उसमें 15 आवर्स तक काम होता था, जो कि मतलब 10 to 12 आवर्स की जगह जो फैक्ट्रीज में स्मॉल वर्कशॉप में काम कितना चला जाता था? 15 आवर्स. एंड अकोमोडेशन क्या, रूम और से डॉर्मेट्री वेरी करता था. जैसे ये देखिए लेबर लोग कैसे सो रहे हैं, जो वर्कर्स हैं ये रिवॉल्यूशनरी के पहले कैसे डॉर्मेट्री में सोते थे. Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came, others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves aristocrats among others. Their occupation demanded more training and skills. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three quarters of a man's wage. Division among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed association to help members in time of unemployment or financial hardship, but such association were few. तो वर्कर्स अलग अलग सोशल ग्रुप में बटे थे, किन्हीं किन्हीं का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता था और कोई कोई विलेजेस से आते थे. अब हुआ क्या कि वर्कर्स में भी स्किल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए थे. जैसे अगर मेटल वर्कर्स की बात करें तो वो खुद को बहुत रिच मानते थे और कहते थे कि मेटल वर्क करने के लिए बहुत स्किल चाहिए होता है, हर एक की बस की बात नहीं है. सो मेटल वर्कर अपने आप को बहुत सुप्रीम देखते थे. एंड विमेन जो थी उनके इवन दो वो 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स थे, बट उनको वेजेस बहुत कम दिया जाता. डिस्पाइट डिवीजन, वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक work, that means stop work, when they disagree with employers about dismissal of work condition. The strike took place frequently in the textile industry during 1896-97 and in the metal industry during 1902. तो इवन दो ग्रुप डिवाइडेड थे, जैसे मेटल वर्कर्स, फिर बाद में विमेन्स, ये सब, बट वो हमेशा स्ट्राइक करने के लिए एक साथ होते थे. बहुत सारी स्ट्राइक भी हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेके मेटल इंडस्ट्री. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. अब ये हमने देख लिया मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का एग्जाम्पल और हर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल जहाँ जो रशिया में थी, कैसा कंडीशन था वहाँ का. अब हम देखते हैं कि गांव का क्या कंडीशन था. तो इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज. पीजेंट्स लोग कल्टीवेट करते थे बट प्रॉपर्टी ओन कौन करते थे? नोबिलिटी
crown and Orthodox Church. Like workers, peasants too were divided. Peasants भी बटे हुए थे workers की तरह. They were also deeply religious, but except in a few cases, they had no respect for the nobility. Nobles got their power and position through their service to the Tsar, not through local popularity. Nobles सिर्फ जार की ड्यूटी करते थे या सर्विस करते थे, इसीलिए वो उस पोजीशन पे थे. नोबल्स लोकल लोगों में पॉपुलर नहीं थे. दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा था कि पीजेंट्स लोग रिस्पेक्ट किए थे. इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. अब यहाँ फ्रांस का एग्जाम्पल देख ले. नोबल्स की रिस्पेक्ट किए थे ब्रिटेनी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम. रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो नोबल्स का लैंड चाहते थे. फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स. वो लोग रेंट भी नहीं पे करते थे और जब लैंडलॉर्ड्स उनसे मांगने आते थे तो मर्डर भी कर देते थे. ये था रशिया का कंडीशन. इन 1902 this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905 such incident took place all over Russia. Russia peasants were different from other European peasants in other way. They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of the individual families. So रशिया में एक अलग कॉन्सेप्ट चलता था. रशिया में बाकी सब यूरोपियन पीजेंट से अलग थे. ये लोग एक लैंड को पूल करते थे, मतलब सब एक लैंड पे ही काम करते थे और प्रॉफिट वैसे ही शेयर करते थे. जैसे सपोज एक के पास लैंड नहीं है काम करने के लिए तो उसको अपने साथ ले लेते थे एंड देन प्रॉफिट शेयर करते थे. तो इनमें यूनिटी थोड़ी ज़्यादा थी. सोशलिज्म इन रशिया का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये वीडियो में हम लोगों ने देखा इकोनॉमी एंड सोसाइटी की क्या कंडीशन थी रशिया की. तो ये आप लोग लिख लेना. थैंक यू.